इस समय हमें सीधी तस्वीरें मिल रही हैं। हमें यहाँ उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद और कुछ ही पलों में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का आगमन होगा, जिसके बाद विशेष संयुक्त बैठक का आयोजन किया जाएगा। खास तौर से इस मौके पर सेंट्रल हॉल को सजाया गया है। पूरा संसद भवन इसके लिए विशेष तौर पर सजाया गया है और यहाँ हम उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, साथ ही लोकसभा अध्यक्ष को भी देख रहे हैं, जो कि राष्ट्रपति के आने के इंतजार में, उनके स्वागत के इंतजार में। देश भर में आज संविधान दिवस मनाया जा रहा है। मुख्य कार्यक्रम का आयोजन आज संसद भवन के सेंट्रल हॉल में किया गया है। ये सीधी तस्वीरें आप संसद भवन परिसर से देख रहे हैं। जो है पहुंच चुका है संसद भवन के भीतर और हम देख सकते हैं ये प्रवेश द्वार संसद भवन का। वहां पर राष्ट्रपति बाहर आते हुए, उनके अंगरक्षक सब पहले बाहर आए, अब उपराष्ट्रपति भी अपने वाहन से बाहर आते हुए, ये आप देख सकते हैं अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर राष्ट्रपति आ गए हैं। राष्ट्रपति का स्वागत कर रहे हैं उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, संसदीय कार्य मंत्री। और अब केंद्रीय कक्ष की ओर बढ़ रहे हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और संसदीय कार्य मंत्री। बहुत ही आज महत्वपूर्ण दिन है, बहुत ही शुभ अवसर है, पावन अवसर है, संविधान दिवस का अवसर। और इस संविधान दिवस के अवसर को मनाने के लिए संसद भवन के केंद्रीय कक्ष के भीतर एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों के माननीय सदस्य सम्मिलित, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री सभी इस अवसर पर संबोधन देंगे अपना, और महत्वपूर्ण होगा ये बहुत अपने आप में संबोधन। और जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे कि प्रधानमंत्री ने उस दीवार को तोड़ा है जिसे रस्म अदायगी की दीवार कहा जाता है, और अब किसी भी कार्यक्रम को जनता से सीधा जोड़ने का प्रयास अपने संवाद के द्वारा, अपने अभिभाषण और उद्बोधन के द्वारा प्रधानमंत्री किया करते हैं। और ऐसा ही एक अवसर संविधान दिवस के रूप में आज हम लोग मना रहे हैं। धीरे धीरे केंद्रीय कक्ष की ओर बढ़ते हुए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, संसदीय कार्य मंत्री और अधिकारीगण, जैसा हमने कहा कि कुछ ही क्षण में ये संविधान दिवस का विशेष कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। सीधी तस्वीरें आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं संसद भवन के भीतर, संसद भवन के अब केंद्रीय कक्ष की ओर बढ़ते हुए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, संसदीय कार्य मंत्री। आप ये विहंगम दृश्य देख रहे हैं। सभासदों, महामहिम राष्ट्रपति जी,
आगे सर। अब माननीय संसदीय कार्य मंत्री स्वागत भाषण देंगे। आप सभी को नमस्कार। कॉन्स्टिट्यूशन डे के इस अवसर पर आप सभी को बधाई हो। आज हम इस केंद्रीय कक्ष में 26 नवंबर 1949 को संविधान के अंगीकार करने के 70 साल पूरे होने के ऐतिहासिक उपलक्ष्य में कॉन्स्टिट्यूशन डे या संविधान दिवस को मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। देश के जनता और संविधान के कारण हम सब इस पवित्र संसद में उपस्थित है। संविधान को स्वीकार करने के 70 साल पूरा होने के मौके पर इस साल देश भर विभिन्न स्तरों में संविधान दिवस मनाया जाएगा। संविधान निर्माताओं ने भारतीय समाज को मौलिक अधिकार, प्रत्यक्ष सिद्धांत और मौलिक कर्तव्यों के बल पर निर्माण करने की संकल्प लेते हुए संविधान का रचना की। यदि प्रत्येक नागरिक जाति, पंथ, रंग और भाषा के बारे में विचार किए बिना अपने मूल अधिकार के साथ साथ कर्तव्यों का भी पालन करता है तो समग्र रूप से समाज की उन्नति होगी, तभी संविधान का मूल उद्देश्य स्थापित हो पाएगा। मित्रों, आज संविधान के दिवस के शुभ अवसर पर मुझे हमारे महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी को, जो हमारे संविधान के प्रमुख भी है, इनका स्वागत करते हुए अत्यंत हर्ष और सम्मान महसूस हो रहा है। माननीय उपराष्ट्रपति ज्ञान के भंडार श्रीमान वेंकैया नायडू जी का स्वागत करने के लिए खुशी और गर्व की बात है। इस शुभ अवसर पर हमारे विश्वप्रिय नेता, दूरदर्शी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी स्वागत करते हुए गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। जिनके ऊर्जावान नेतृत्व में हमारी सरकार ने 2015 में हमारे पवित्र संविधान के मुख्य निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का 125वीं जयंती वर्ष के साथ संविधान के दिवस मनाना शुरू करने का फैसला किया था। इससे पहले इसको कानूनी दिवस करके मना रहे थे। संविधान दिवस करके माननीय नरेंद्र मोदी ने इसका शुरुआत किया है। मैं माननीय अध्यक्ष लोकसभा
श्री ओम बिरला जी का भी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हुए स्वागत करता हूं। एक अनुभवी राजनेता है। हमारी संसदीय यात्रा में मार्गदर्शन करने के लिए आप असाधारण प्रशासनिक क्षमता रखते हैं। मुझे दोनों सदनों का सांसद, वरिष्ठ नेता, विशिष्ट अतिथियों, देवियों और सज्जनों सहित उपस्थित सभी विशिष्ट पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए भी गौरव का अनुभव हो रहा है। संविधान हमारा आदर्श हो, संविधान हम सभी का बुनियादी हो और संविधान हम सभी को सही पथ पर चलने के लिए प्रेरित करे। इन कामनाओं के साथ सभी को नमस्कार, धन्यवाद। माननीय लोकसभा अध्यक्ष गणमान्य अतिथियों को संबोधित करेंगे। आज हमारे बीच में पधारे भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय, उपराष्ट्रपति जी, यशस्वी प्रधानमंत्री जी, संसदीय कार्य मंत्री जी, सभी मंत्रिमंडल के माननीय सदस्यगण, सभी सांसदगण, देवियों और सज्जनों, आज संसद भवन के इस ऐतिहासिक केंद्रीय कक्ष में आज हम सब भारतीय संविधान की 17वीं वर्षगांठ के ऐतिहासिक अवसर पर एकत्रित हुए हैं। 70 वर्ष पूर्व आज के दिन 26 नवंबर 1949 को इसी केंद्रीय कक्ष में भारत के संविधान को अंगीकार किया गया था। आज के दिन एक नया इतिहास रचा गया था, जिसकी मधुर स्मृतियाँ अब भी हमारे मन में ताज़ा है। आज के पावन अवसर पर मैं भारतीय संविधान को शत नमन करता हूँ। मैं नमन करता हूँ उन सभी संविधान निर्माताओं का जिनके परिश्रम और अप्रतिम योगदान से हमारा अनूठा संविधान अस्तित्व में आया। आज से 7 दशक पूर्व जब हमें स्वतंत्रता मिली थी, तब हमारे सामने भारत के निर्माण की महती जिम्मेदारी थी। तब उस दायित्व को स्वीकार करते हुए देश की जनता ने भारत की संविधान सभा को महत्वपूर्ण कार्य की जिम्मेदारी दी थी। इसके बाद भीमराव अंबेडकर जी एवं संविधान सभा के सभी मनुष्यों के अथक प्रयासों से संपूर्ण भारत की आशाओं और उम्मीदों के प्रतीक के स्वरूप में भारत का संविधान निर्माण हुआ। हमारा संविधान भारतीय संस्कृति और सभ्यता के विकास की उत्कृष्ट अभिव्यक्ति है। यह हमारे आदरणीय पूर्वजों की दिव्य संकल्प का शंखवाद है, इसलिए पवित्र भी है और श्रद्धा का पात्र भी है। बीते 70 सालों में संविधान ने देश की विकास यात्रा में विशिष्ट भूमिका निभाई है, लेकिन 7 दशकों के दौरान हमारे सामने नई चुनौतियों भी है और नए अवसर भी आए हैं। तेजी से बदलती हुई अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में हमारा संविधान आज भी हमारा संबल है। नई प्रौद्योगिकी और सूचना तकनीकी से उत्पन्न स्थितियों से निपटने में हमारा संविधान हमें मार्गदर्शन प्रदान करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। लेकिन इसके लिए एक नई दृष्टिकोण से संविधान को देखना होगा। इस भावना से हम संविधान दिवस को कर्तव्य पर्व के रूप में मनाएं और एक नई शुरुआत करें। संविधान ने हम सबको मौलिक अधिकार के रूप में कई प्रकार की शक्तियां दी है, लेकिन हमें सदैव ये याद रखना चाहिए कि मौलिक अधिकारों के साथ साथ संविधान ने हमारे लिए कुछ मौलिक कर्तव्य भी निर्धारित किए गए हैं। हम सब भारतवासी यदि संविधान के अनुच्छेद 51A में दिए गए मौलिक कर्तव्यों को अपने रोज़मर्रा के आचरण में उतारें तो हम बहुत जल्दी एक नए भारत का
निर्माण कर सकते हैं। हम संविधान के मौलिक कर्तव्यों को देखें तो स्पष्ट हो जाता है कि उसमें मानवीय जीवन के हर पहलू को अनुशासित करने की परिकल्पना की गई है। हम सब देशवासियों से यही अपेक्षा की जाती है कि हम संविधान का पालन करें, उसके आदर्श और संस्थाओं का आदर करें। हम भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। हम देश की रक्षा और राष्ट्र की सेवा करें। इसके साथ ही हम वैज्ञानिक सोच विकसित करते हुए अपने क्षेत्र में श्रेष्ठता हासिल करें। संविधान में जहाँ एक तरफ मौलिक अधिकारों के रूप में हमें पर्याप्त आज़ादी और शक्तियाँ दी है, दूसरी तरफ संतुलन बनाते हुए मौलिक कर्तव्यों का निर्देश करके हमें अनुशासित भी किया है। ये अनुशासन मौलिक अधिकारों द्वारा दी गई आज़ादी और शक्तियों के प्रयोग का एक जरूरी शर्त है। मौलिक कर्तव्यों के पालन से राष्ट्र की अधिकांश समस्याओं का समाधान हो सकता है। संविधान में उल्लेख किए गए मौलिक कर्तव्यों में हमें उन आदर्शों और मूल्यों की याद दिलाते हैं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में हमें प्रेरित किया है। देश की संप्रभुता को बनाए रखने का दर्शन दिया है और देश में समरसता की बहार चलाई है। लेकिन कर्तव्यों से मुक्त होकर सिर्फ अधिकारों की बात करने से एक प्रकार का असंतुलन पैदा होता है। इस असंतुलन के कारण देश के विकास में बाधाएं आती है और विकास की गति धीमी होती है। आज संसद के दोनों सदनों के प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हैं। मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप इस बात पर आम राय बनाएं कि अनुच्छेद का पालन सिर्फ विवेकाधीन न रह जाए। हम समय आ गया है कि हम सभी सांसद देश के सामने एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत करें जहाँ अधिकारियों के साथ साथ हम अपने कर्तव्यों का स्मरण भी करें और दूसरों को भी कराएं। साथियों, भारत का संविधान बस कुछ कानून और नियमों की एक लिखित किताब नहीं है। भारत का संविधान हमारे राष्ट्र की चेतना व आदर्शों और सामूहिक सपनों व आशाओं का प्रतिबिंब है। इसलिए हमें संविधान को अपना पथ प्रदर्शक बनाए रखना है। हमें संविधान को रचनात्मक उपयोग करते हुए नए भारत की नई तस्वीर बनानी होगी और ये जिम्मेदारी हम सबके कंधों पर है। आइए आज हम इस गौरवपूर्ण अवसर पर हम भारतीय संविधान के दिखाए गए रास्ते पे चलते हुए नए भारत के निर्माण का संकल्प लें। जय हिंद। माननीय प्रधानमंत्री विशिष्ट अतिथिगणों को संबोधित करेंगे। महामहिम राष्ट्रपति जी, आदरणीय उपराष्ट्रपति जी, आदरणीय स्पीकर महोदय, श्रीमान प्रहलाद जी और सभी आदरणीय जनप्रतिनिधिगण, कुछ दिन और कुछ अवसर ऐसे होते हैं जो अतीत के साथ हमारे संबंधों को मजबूती देते हैं, हमें बेहतर भविष्य में और उस दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। आज ये 26 नवंबर का दिवस ऐतिहासिक दिवस है। 70 साल पहले हमने विधिवत रूप से एक नए रंग रूप के साथ संविधान को अंगीकार किया था। लेकिन साथ साथ आज 26 नवंबर दर्द भी पहुंचाता है जब भारत के महान
उच्च परंपराएं, हजारों साल की सांस्कृतिक विरासत, वसुधैव कुटुंबकम के विचार को लेकर के जीने वाली इस महान परंपरा, उसे आज ही के 26 नवंबर के दिन मुंबई में आतंकवादी मंसूबों ने छलनी करने का प्रयास किया था। मैं आज उन सभी हुतात्माओं को नमन करता हूं। 7 दशक पहले इसी सेंट्रल हॉल में कितनी ही पवित्र आवाजों की गूंज थी। संविधान के एक एक अनुच्छेद पर बारीकी से गहन चर्चा हुई, तर्क आए, तथ्य आए, विचार आए, आस्था की चर्चा हुई, विश्वास की चर्चा हुई, सपनों की चर्चा हुई, संकल्पों की चर्चा हुई। एक प्रकार से ये सदन, ये जगह ज्ञान का महाकुंभ था, और जहां पर भारत के हर कोने के सपनों को शब्दों में मढ़ने का एक भरपूर प्रयास हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव बाबा साहब आम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित नेहरू, आचार्य कृपलानी जी, मौलाना आजाद, पुरुषोत्तम दास टंडन, सुचिता कृपलानी जी, हंसा मेहता, एल.डी. कृष्णस्वामी अय्यर, एन. गोपाल स्वामी आयंगर, जॉन मथाई, अनगिनत ऐसे महापुरुष जिन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष योगदान देकर के हमें इस महान विरासत हमारे हाथों में सुपुर्द की है। आज के इस अवसर पर मैं उन सभी महान विभूतियों को स्मरण करता हूं और उनका आदरपूर्वक नमन करता हूं। आज अपनी बात की शुरुआत में आप सभी को बाबा साहब आम्बेडकर ने 25 नवंबर 1949 संविधान अंगीकार करने के एक दिन पूर्व अपने आखिरी भाषण में जो बातें कही थी उसका जरूर उल्लेख करना चाहूंगा। बाबा साहब ने देश को याद दिलाया था कि भारत पहली बार 1947 में आजाद हुआ है या फिर 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र बना, ऐसा नहीं है। भारत पहले भी आजाद था और हमारे यहाँ अनेक रिपब्लिक भी थे। और उन्होंने आगे व्यथा व्यक्त की थी, लेकिन अपनी ही गलतियों से हमने अतीत में आजादी भी खोई है और रिपब्लिक कैरेक्टर भी गंवाया है। ऐसे में बाबा साहब ने देश को चेताते हुए पूछा था कि हमें आजादी भी मिल गई, गणतंत्र भी हो गए, लेकिन क्या हम इसको बनाए रख सकते हैं? क्या अतीत से हम सबक ले सकते हैं? आज अगर बाबा साहब होते तो उनसे अधिक प्रसन्नता शायद किसी को होती, क्योंकि भारत ने इतने वर्षों में न केवल उनके सवालों का उत्तर दिया है, बल्कि अपनी आजादी को, लोकतंत्र को और समृद्ध और सशक्त किया है। और इसलिए आज के इस अवसर पर मैं आप सभी को बीते 7 दशक में संविधान की भावना को अक्षुण्ण रखने वाली विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के सभी साथियों को गौरवपूर्वक स्मरण करता हूं, नमन करता हूं। मैं विशेष तौर पर 130 करोड़ भारतवासियों के सामने नतमस्तक हूं, जिन्होंने भारत के लोकतंत्र के प्रति आस्था को कभी कम नहीं होने दिया, हमारे संविधान को हमेशा एक पवित्र ग्रंथ माना, गाइडिंग लाइट माना। संविधान के 70 वर्ष हमारे लिए हर्ष,
उत्कर्ष और निष्कर्ष का मिला जुला भाव लेकर के आए हैं। हर्ष ये है कि संविधान की भावना अटल और अडिग रही है। अगर कभी कुछ इस तरह के प्रयास हुए भी हैं तो देशवासियों ने मिलकर के उनको असफल किया है, संविधान पर आंच नहीं आने दी है। उत्कर्ष, इस बात को हम जरूर रजिस्टर करते हैं कि हमारे संविधान की मजबूती के कारण ही एक भारत श्रेष्ठ भारत की तरफ हम आगे बढ़ पाए हैं। हमने तमाम सुधार मिलजुल करके संविधान के दायरे में रह करके किए और निष्कर्ष ये हैं कि ये विशाल और विविध भरा भारत प्रगति के लिए, सुनहरे भविष्य के लिए, नए भारत के लिए भी हमारे सामने सिर्फ और सिर्फ संविधान की मर्यादाएं, संविधान की भावना, यही एकमात्र रास्ता है। एषः पंथा। हमारा संविधान हमारे लिए सबसे बड़ा और पवित्र ग्रंथ है। एक ऐसा ग्रंथ जिसमें हमारे जीवन की, हमारे समाज की, हमारी परंपराओं, हमारी मान्यताओं, हमारे व्यवहार, हमारे आचार, उन सब के साथ का समावेश है। साथ साथ अनेक चुनौतियों का समाधान भी है। हमारा संविधान इतना व्यापक इसलिए है क्योंकि इसमें हमें बाहरी प्रकाश के लिए अपनी खिड़कियां खोल रखी है और उसके साथ साथ भीतर का जो प्रकाश है उसको भी और अधिक प्रज्वलित करने का अवसर भी दिया है। आज इस अवसर पर जब हम कहेंगे तो मैं एक बात 2014 में लाल किले के प्राचीर से जो मैंने कही थी उसको दोहराऊंगा। संविधान को अगर दो सरल शब्दों में कहना है, सरल भाषा में कहना है, तो कहूंगा डिग्निटी फॉर इंडियन एंड यूनिटी फॉर इंडिया। इन्हीं दो मंत्रों को हमारे संविधान ने साकार किया है। नागरिक की डिग्निटी को सर्वोच्च रखा है और संपूर्ण भारत की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखा है। हमारा संविधान वैश्विक लोकतंत्र की सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि है। यह न केवल अधिकारों के प्रति सजग है बल्कि हमारे कर्तव्यों के प्रति जागरूक भी बनाता है। एक दृष्टि से हमारा संविधान दुनिया में सबसे अधिक पंथ निरपेक्ष है। हमें क्या करना है, कितने बड़े सपने देखने हैं और कहां तक पहुंचना है, इसके लिए किसी भी प्रकार की बंदिश नहीं है। संविधान में ही अधिकार की बात है और संविधान में ही कर्तव्यों के पालन की अपेक्षा है। क्या हम एक व्यक्ति के तौर पर, एक परिवार के तौर पर, एक समाज के तौर पर अपने कर्तव्यों को लेकर उतने ही गंभीर हैं जितना कि हमारा संविधान, हमारा देश, हमारे देशवासियों के सपने हमसे अपेक्षा करते हैं? जैसा कि राजेंद्र बाबू जी ने कहा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं है उसको हमें कन्वेंशन से स्थापित करना होगा और यही भारत की विशेषता भी है। बीते दशकों में हमने अपने अधिकारों पर बल दिया और वो आवश्यक भी था, ठीक भी था, क्योंकि समाज में
ऐसी व्यवस्थाएं बन गई थी जिनके चलते एक बड़े वर्ग को अधिकारों से वंचित रखा गया था। बिना अधिकारों से परिचय कराए इस बड़े वर्ग को समानता, समता और न्याय का एहसास दिला पाना संभव नहीं था। लेकिन आज समय की मांग है कि जब हमें अधिकारों के साथ ही एक नागरिक के तौर पर अपने कर्तव्यों, अपने दायित्वों पर मंथन करना ही होगा, क्योंकि दायित्व को निभाए बिना हम अपने अधिकारों को सुरक्षित नहीं रख सकते। अधिकारों और कर्तव्यों के बीच का एक अटूट रिश्ता है और इस रिश्ते को महात्मा गांधी जी ने बहुत ही विशेष रूप से बखूबी समझाया था। आज जब देश पूज्य बापू की 150वीं जयंती का पर्व मना रहा है तो उनकी बातें बहुत प्रासंगिक हो जाती हैं। वो कहते थे, राइट इज ड्यूटी वेल परफॉर्म। उन्होंने एक जगह लिखा भी था कि मैंने अपनी अनपढ़ लेकिन समझदार मां से सीखा है कि सभी अधिकार आपके द्वारा सच्ची निष्ठा से निभाए गए अपने कर्तव्यों से ही आते हैं। पिछली शताब्दी की शुरुआती दशकों में जब पूरी दुनिया अधिकार के बारे में बात कर रही थी, तब गांधी जी ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा था, आइए हम लोग नागरिकों के कर्तव्य यानी ड्यूटीज ऑफ अ सिटीजन के बारे में बात करते हैं। 1947 में यूनेस्को के महानिर्देशक डॉक्टर जूलियन हस्कले ने विश्व के 60 बड़े महानुभावों को, बड़ी भारी हस्तियों को एक पत्र लिखा था और उनसे मार्गदर्शन मांगा था। और उन्होंने पत्र में पूछा था कि वर्ल्ड चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स ये बनाना है तो उसका आधार क्या हो। और इस बारे में उन्होंने दुनिया के महानुभावों से अपनी राय मांगी। महात्मा गांधी जी से भी मांगी थी, लेकिन दुनिया के हर किसी ने जो अभिप्राय दिया, महात्मा गांधी का कुछ अलग था। महात्मा जी ने कहा था, उन्होंने जवाब दिया था कि हम अपने जीवन के अधिकार तभी अर्जित कर सकते हैं जब नागरिक के तौर पर अपने कर्तव्यों को पूरी तरह से निभाएं। यानी एक प्रकार से कर्तव्यों में ही अधिकारों की रक्षा है, इसकी वकालत महात्मा गांधी ने उस समय भी की थी। जब हम दायित्व की बात करते हैं, कर्तव्य की बात करते हैं, तो ये बहुत ही सामान्य जिम्मेदारियां हैं जिनको निभाने से एक राष्ट्र के रूप में हमारे संकल्प सिद्ध होते हैं। और हमें ये भी बहुत स्पष्ट ध्यान देना होगा कि कर्तव्य और सेवा, कभी कभी हम सेवा को ही कर्तव्य मान लेते हैं। सेवा भाव, संस्कार हर समाज के लिए बहुत अहमियत रखते हैं, लेकिन सेवा भाव से भी कर्तव्य कुछ और है और उस पर कभी कभी हमारा ध्यान नहीं जाता है। आप सड़क पर चल रहे किसी व्यक्ति को कहीं कोई मदद की जरूरत है, आप करते हैं, वो एक प्रकार से सेवा भाव है। ये सेवा भाव किसी भी समाज को, मानवता को बहुत सशक्त करता है, लेकिन कर्तव्य भाव इससे थोड़ा अलग है। रोड पर किसी को तकलीफ हुई, आपने मदद की, अच्छी बात है, लेकिन अगर मैंने ट्रैफिक नियमों का पालन किया और कभी किसी को तकलीफ न हो, ऐसी व्यवस्था का मैं हिस्सा बना, वो मेरा कर्तव्य है। आप जो कुछ भी कर रहे हो, उसके साथ
एक सवाल जोड़कर अगर हम देखते हैं कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं, क्या उससे मेरा देश मजबूत होता है? कि परिवार के सदस्य के नाते हम हर चीज वो करते हैं जिससे हमारे परिवार की शक्ति बढ़े। उसी प्रकार से नागरिक के नाते हम वो करें जिससे हमारे देश की ताकत बढ़े, हमारा राष्ट्र शक्तिशाली हो। एक नागरिक जब अपने बच्चे को स्कूल भेजता है तो माँ बाप अपना कर्तव्य निभाते हैं, लेकिन वे माँ बाप जागरूकता पूर्वक अपने बच्चे को मातृभाषा सीखने का आग्रह रखते हैं तो वो एक नागरिक का कर्तव्य निभाते हैं, देश सेवा का कर्तव्य निभाते हैं। और इसलिए एक व्यक्ति, छोटी छोटी चीजें होती है, अगर बूंद बूंद पानी बचाता है वो अपना नागरिक कर्तव्य भी निभाता है। अगर टीकाकरण सामने से जाकर के टीकाकरण का काम पूरा कर लेता है, किसी को घर पे आकर याद नहीं कराना पड़ता, वो अपना कर्तव्य निभाता है। वोट देने के लिए समझाना ना पड़े, वोट देने के लिए जाता है, वो अपना कर्तव्य निभाता है। समय पर टैक्स देना है, देता है, वो अपना कर्तव्य निभाता है। ऐसा कई दायित्व होते हैं जो एक नागरिक के रूप में, सहज व्यवस्था के रूप में हम विकसित करें, संस्कार के रूप में विकसित करें तो हमें देश को आगे ले जाने में बहुत बड़ी सुविधा बढ़ती है। ये सवाल जब तक देश के प्रत्येक नागरिक के चित्त में, उसकी चेतना में सर्वोपरि नहीं होंगे, हमारे नागरिक कर्तव्य कहीं न कहीं कमजोर होते चले जाएंगे और वो किसी न किसी रूप में किसी दूसरे के अधिकार को हानि पहुंचाते हैं। और इसलिए औरों के अधिकारों की चिंता के लिए भी अपने कर्तव्यों पर बल देना हम लोगों का दायित्व बनता है। और प्रतिनिधि के नाते हमारे जिम्मेवारी कुछ और अधिक होती है, दोहरी होती है। हमारे सामने कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज को मजबूत करने के साथ साथ खुद को भी एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत करना, ये हमारा दायित्व बन जाता है। और हमें समाज में सार्थक बदलाव लाने के लिए इस कर्तव्य को भी निभाना ही होगा। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि अपने हर कार्यक्रम में, हर बातचीत में हम ड्यूटीज पर फोकस करें। जनता के साथ संवाद करते समय ड्यूटीज की बात करना हम न भूलें। हमारा संविधान हम भारत के लोग से शुरू होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम भारत के लोग ही इसकी ताकत हैं, हम ही इसकी प्रेरणा है और हम ही इसका उद्देश्य है। मैं जो कुछ हूं वह समाज के लिए हूं, देश के लिए हूं। यही कर्तव्य भाव हमारी प्रेरणा का स्रोत है। मैं आप सभी का आह्वान करता हूं कि हम सब इस संकल्प शक्ति के साथ मिलकर भारत के एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर अपने कर्तव्यों का पालन करें। आइए अपने गणतंत्र को हम कर्तव्यों से ओतप्रोत नई संस्कृति की तरफ लेकर के जाएं। आइए हम सब देश के नव नागरिक बने, नेक नागरिक बने। मैं कामना करता हूं कि ये संविधान दिवस हमारे संविधान के आदर्शों को कायम रखने और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने की हमारी प्रतिबद्धता को बल दे। हमारे संविधान निर्माताओं ने जो सपना देखा था उसे पूरा करने की हमें शक्ति दे। और ये पवित्र धरती है जहां ये मंथन हुआ था, यहाँ पर उसकी गूंज है। ये गूंज हमें अवश्य आशीर्वाद देगी, ये गूंज हमें अवश्य प्रेरणा देगी, ये गूंज हमें अवश्य शक्ति देगी, ये गूंज हमें अवश्य दिशा देगी। इसी एक भावना के साथ मैं फिर एक बार आज संविधान दिवस के पवित्र मौके पर पूज्य बाबा साहब आम्बेडकर को प्रणाम करता हूं, संविधान निर्माताओं को प्रणाम करता हूं और देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। माननीय उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति अतिथियों को संबोधित करेंगे। Respected Rashtrapati ji, Honorable Speaker of Lok Sabha, Sri Om Birla ji,
Honorable Prime Minister Sri Narendra Bhai Modi ji, Sri Prahlad Joshi ji, Minister for Parliamentary Affairs, Sri Ghulam Nabi Azad ji, Sri Adhir Ranjan Chaudhary ji, Union Ministers, Members of Parliament, and other distinguished invitees, friends from the media. At the outset, I wholeheartedly extend my felicitations to the people of our country on this happy occasion of the 70th anniversary of adoption of the Constitution of India, an important milestone in the march of our country towards emerging as a sovereign, socialist, secular, and democratic republic. It was only on this day, 70 years ago, that we, the people of India, gave ourselves this constitution by which the Union of India came into being. Our constitution is not a static sculpture cast in stone, but a living document. A document that was shaped by some of the India's finest minds and sensitive hearts. It is a document that we constantly engage with, trying constantly to shape our polity and governance in consonance with the spirit of this document. The fact that we have amended this document 103 times shows how actively we ensure that its relevance is not diminished in a country that is transforming itself very rapidly. On this occasion, I pay my tribute to the millions of freedom fighters who gave their lives to make us free citizens of independent India, the members of the Constituent Assembly, and in particular, Dr. Baba Saheb Ambedkar for giving us this constitution, the longest written constitution in the world. On behalf of the entire nation, I salute these great sons of this great country for the great contribution they have made. It took almost 3 years to complete this formidable task. As chairman of the drafting committee, Dr. Baba Saheb Ambedkar studied 60 constitutions, and with his deep knowledge of our society and the requirements for building a modern India, he coordinated the drafting of this document in a masterly fashion. It was a document that was extensively debated. 2,473 amendments were actually moved in the Constituent Assembly. It drew upon a number of features from the constitutions of different countries, including that of USA, UK, the then USSR, Ireland, Canada, France, Germany, Australia, and Japan. In his closing speech, while presenting the draft constitution, Dr. B.R. Ambedkar expressed a sense of deep satisfaction at the work accomplished. At the same time, he was candid enough to express his fears as to what future has in store for India. He had said, I quote, "Will Indians place the country above their creed, or will they place the creed above the country? I do not know. But this much is certain, that if the parties place creed above the country, our independence will be put in jeopardy a second time and probably be lost forever. This eventually we must all resolutely guard against. We must be determined to defend our independence with the last drop of our blood," unquote. On a positive note, he made 3 important suggestions to maintain democracy, not merely in form, but also in fact. Dr. Ambedkar ji felt that we must make our political democracy a social democracy as well. Dear honorable members, these observations are relevant today as they were in 1949. They serve as guideposts for us to steer clear of debilitating pitfalls in our democratic journey. The Indian democratic experiment over the past 70 years has been indeed fairly positive, except for a dark patch during the emergency when the Constitution was subverted, mainly because we did not heed one of the warnings given by Dr. Baba Saheb Ambedkar. But it is growing testimony to our country's resilience, the strong framework of the parliamentary democracy, a robust electoral system, among all, the people's ability to orchestrate dissent through constitutional provisions that prevent us from slipping into dictatorship. Over the last 7 decades, we should look back with legitimate pride that our country has not only adhered to its democratic constitution, but also has made tremendous progress in breathing life into the document and deepening the democratic ethos. We have progressively put the public at the center of the republic
and emerge not only as the largest democracy, but as a country that continues to remain a glowing symbol of a vibrant, pluralistic culture with a flourishing parliamentary system, with the Constitution acting as the bulwark in protecting the rights of a free society. We have not only focused on fundamental rights and also are progressively shaping our policies and programs to create an inclusive, developed India in consonance with the preamble of the Constitution, but we are bringing about a transformation in governance. I recall the words of the Honorable Prime Minister: reform, perform and transform. Transformation of the nation is the need of the hour. That is the expectation of the people. We must all take this as a mission and do it with all passion, without any omission, not giving any remission to any of these expectations of our people. It is truly a paradigm shift in which people are no longer seen as passive recipients of the beneficiaries, but are becoming active changing agents. Rights and responsibilities are now being seen as two sides of the same coin. The fundamental duties, however, need greater emphasis. While speaking about the importance of fundamental duties, the Supreme Court has said that they are important as fundamental rights. In AIMS Students versus AIMS 2001, Union of India, the court has held that these duties are applicable to states as well. Unless each one of us perform one's duty, the rights of others cannot be realized. I would like to underline, unless each one of us perform one's duty, the rights of others cannot be realized. So my advice to all is that every one of us do our duty, add to the beauty, and then make the country mighty. That's my advice to all. If we discharge our duties with a dedication and commitment to the national objectives and constitutional values, the country will move faster on the development trajectory and will become a more mature democracy. It is why the Prime Minister has given this advice, as I said earlier. Our goal is to transform our nation. We should ensure that our performance is among the best in the world. We should be also thinking about individuals and see how can reform existing practices and systems. Innovation should be ingrained in our perspective on work and life. Finally, we have to be forward-looking and aim at transformation of our country in all spheres. We are all at the crucial crisp of our history, where we are steadily growing into a major world economy. We are on a transformatory path of inclusive development, building on our strengths of democracy and demand, as well as a trained workforce and a wide diaspora network. We are making our democracy work and are constantly trying to ensure that the fruits reach everywhere. Every citizen must have a feeling that he is part of the developmental story. जो अंतिम पंक्ति में बैठे उनका उत्थान पहले होना चाहिए. It is time for us to focus on our rich human resources. Nature has given so much to us. We must protect the nature, love and live with the nature. Nature, culture together for better future. That should be our line of thinking. It is time to remind ourselves of the duties enshrined in the Constitution. It is time to harness the talent of each citizen by taking a pledge to be part of this exciting journey ahead, to ensure that we do our duty and do it well. As Lord Krishna tells Arjuna in the ancient Indian text of Bhagavad Gita, even Krishna ji told this to Arjuna at that time: do your duty. Dear honorable members, while it is absolutely necessary to defend the fundamental rights relating to life, liberty, equality and freedom of expression, it is time that we as citizens take our duties towards the nation seriously. Entitlements come with the duties and responsibilities as well. Nation building cannot be the responsibility of the governance alone. Citizens have to play an equally important role. Our Constitution enlisted a set of 11 fundamental duties of the citizens towards the nation. One of the fundamental duties, let me highlight the ones I feel are quite important. The first is to protect the sovereignty. Protect the sovereignty at any cost, unity and integrity of our country. No creed or credo should cloud our vision. No other consideration except national unity and integrity should weigh in our mind. Irrespective of caste, creed, sex, religion, India is one.
We are one nation, one people. We must move together. That should be our approach. Related to this duty to promote harmony, transcending religions, linguistic and regional or sectorial diversities. विविधता में एकता भारत का विशेषता. अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी अपना एक देश. Second is the duty to renounce practices derogatory to the dignity of woman. In a country that has traditionally given a pride of praise to women, there has been an unfortunate tendency to discriminate against women and in isolated cases even resort to abuse and violent actions. The third is to protect the natural environment so essential for our existence and improved quality of life. The fourth is the duty to preserve the rich heritage and culture along with the language and literature that we have inherited. We must all respect our mother tongue. Mother tongue is like your eyesight. The other language is like your spectacles. Amma bhasha kalla lantidi. Itara bhasha kalladal lantidi. If you have eyesight, then the spectacles will improve better sight. So we must protect, promote, preserve, propagate, practice mother tongue at our respective places, whatever it is, whichever it is. The fourth is the rich cultural heritage. We must pay special attention to develop all Indian languages, all languages of India. They should be given more weightage, and we must try to inculcate our children to learn as many languages as possible, including foreign languages also. There should not be any problem on that count. The fifth is the duty to inculcate a strong civic sense and ensure cleanliness and orderly conduct, protect public property, and adjure violence. The sixth is to strive for excellence. Let us not settle for mediocrity. Let quality, equality, and conscience pervade in all that we do, in the way we conduct our business, in the way we deliver public services, and the way we teach, we reach, in the way we run the institutions, in the way we debate in legislature and the parliament. And we should not compromise on the quality. Excellence should be a way of our life. On this occasion, let us resolve to spread awareness among the citizens of our country about their fundamental duties. As an instrument of promoting this awareness, I suggest that fundamental duties be included in the curriculum at an appropriate level. The list of fundamental duties should be displayed in all education institutions, offices, public places across the country, and we must reach out to the youth through appropriate campaigns. The Constitution has created three organs of the state, namely the legislature, the judiciary, and the executive, with well-defined jurisdiction. Let every organ work to its mandate without encroaching on that of the other. But for occasional frictions, the constitutional scheme has so far worked well. We should look for ways to work together even more effectively. We are passing through exciting times relating to our freedom, parliamentary democracy, and becoming a republic. The historic 250th session of Rajya Sabha is in progress while we are celebrating the 70th anniversary of adoption of the Constitution. We are also celebrating 150th birth anniversary of Mahatma Gandhi, who converted our freedom struggle into a mass movement leading to our freedom. Soon, we are going to celebrate the 75th anniversary of our independence. I am grateful to Rashtrapati Ji for his accepting to release a coin and a postal stamp on the occasion of landmark of the 250th session of Rajya Sabha, and also for accepting to receive the first copy of the commemorative volume. I wish to thank the Ministry of Finance and the Department of Posts and Communications for bringing out these two coin and also postal stamp. On this momentous occasion, I pay my respectable homage to Dr. Baba Saheb Ambedkar, the illustrious son of our great land. Today is the day, who left us such an indelible mark on the history of India with his vast erudition and extraordinary vision, and also the other great sons of this great country who made this beautiful, beautiful, dutiful, mightiful Constitution of India. On this very occasion, happy occasion, let us resolve to strive for realizing these objectives enshrined in the Constitution of India by adhering to the letter and spirit of methods provided there.
Let us strive for excellence in the discharge of our duties. We, the people, have to make up our mind to serve the nation and shape it the way we wish to ideally see it. I also would like to recollect the contribution, the extraordinary labor of love in writing the entire Constitution in his own handwriting without any remuneration, Sri Prem Bihari Narayan. If you look at the original Constitution, in every page his name is there. At the end, his signature is there. So this is the contribution he made in his own way at that time without expecting any remuneration. अतः संविधान दिवस के महत्वपूर्ण अवसर पर संविधान की मान्यताओं और मर्यादाओं के संरक्षण और संवर्धन के प्रति पुनः संकल्पबद्ध हो लोकतांत्रिक गणराज्य में सच सचेतक नागरिकों के सक्रिय और सार्थक प्रयास आवश्यक शर्त है। अतः संविधान में निहित आदर्शों और मर्यादाओं की पूर्ति के लिए जरूरी है कि नागरिक अपने अधिकारों के साथ साथ मूल कर्तव्यों का आस्थापूर्वक पालन करे और अपने निजी, सामुदायिक और व्यवस्थित जीवन में नागरिक कर्तव्यों का आत्मसात करे। संविधान दिवस के पावन अवसर पर, ये पावन अवसर है, स्वतंत्रता आंदोलन के आदर्शों और अपने संविधान निर्माताओं की आशाओं और अपेक्षाओं का और श्रद्धापूर्वक स्मरण करे और उन्हें पूरा करने का संकल्प ले। सदियों से गुलामी के बंधन में जकड़े इस देश को एक आधुनिक और प्रगतिशील संवैधानिक दृष्टि देने के लिए मैं श्रद्धेय डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के प्रति और अन्य महान भाव जिन्होंने अपना योगदान दिया, उनके सबके प्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। उनकी पुण्य स्मृति को विनम्र पूर्वक नमन करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद। अब माननीय राष्ट्रपति जी राष्ट्रीय युवा संसद योजना के पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। महासचिव राज्यसभा। A beacon of hope, a chamber of ideas, the collective consciousness of the nation, a body that leads and rises to the occasion, a zone of convergence for the diversities of the country. That is how Rajya Sabha has been described by eminent people, academicians, our Honorable Prime Minister and our Honorable Vice President on different occasions. इस गौरवशाली संस्था के वर्तमान 250वें सत्र के अवसर पर आज के इस समारोह में हमने 3 विमोचन कार्यक्रम संक्षिप्त आयोजित किए हैं। इसमें प्रथम है भारतीय संसदीय लोकतंत्र में राज्यसभा की भूमिका, कमेमोरेटिव वॉल्यूम रोल ऑफ राज्यसभा इन इंडियन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी नामक पुस्तक का प्रकाशन, जिसमें माननीय मंत्रियों, संसद सदस्यों, अन्य विशिष्ट व्यक्तियों, न्यायविदों, शिक्षाविदों एवं प्रतिष्ठित पत्रकारों के लेख संकलित हैं। मैं माननीय उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति जी से आग्रह करूंगा कि वे इस पुस्तक का विमोचन करें और इसकी प्रथम प्रति माननीय राष्ट्रपति जी को भेंट करें। इस महान अवसर को अपनी स्मृतियों में सुरक्षित रखने के लिए इस अवसर पर हमने एक कमेमोरेटिव कॉइन व एक कमेमोरेटिव स्टाम्प डाक टिकट भी हम जारी कर रहे हैं।
कमोरेटिव कॉइन रुपये 225 का मूल्यांकित है और इसके 250 डॉट्स राज्यसभा की 250 की अनुमोदित स्ट्रेंथ को प्रदर्शित करते हैं। और ये एक सुखद संयोग है कि यह सत्र भी राज्यसभा का 250वां सत्र है। इसके साथ ही एक डाक टिकट भी जारी किया जा रहा है जो वृत्ताकार है। डाक टिकट के वृत्त के चारों ओर संसद भवन के स्थापत्य को दर्शित किया गया है और वह इसके मध्य में संसद भवन का चित्र अंकित है, जो इस तथ्य को दोहराता है कि राज्यसभा संसदीय प्रजातंत्र का एक सशक्त स्तंभ है। इसके बारे में एक शॉर्ट वीडियो क्लिप प्रस्तुत है। राज्यसभा के ऐतिहासिक 250वें सत्र के अवसर पर 250 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया जा रहा है। सिक्के का वजन 40 ग्राम और परिधि 44 मिलीमीटर है। सिक्के के अग्रभाग पर अशोक स्तंभ और सत्यमेव जयते है। सिक्के के पृष्ठभाग पर संसद भवन और महात्मा गांधी के साथ राज्यसभा के 250 सदस्यों वाले सदन के स्वरूप का चित्रण है। यह राज्यसभा की शक्ति और गांधीवादी मूल्यों में इस सभा के विश्वास का परिचायक है। राज्यसभा के ऐतिहासिक 250वें सत्र के मौके पर स्मारक डाक टिकट भी जारी किया जा रहा है। इस टिकट के वृत्त के चारों ओर संसद भवन के स्थापत्य के जाली के काम को दर्शाया गया है। इसके मध्य में संसद भवन का चित्र अंकित है, जो इस तथ्य की पुष्टि करता है कि राज्यसभा संसदीय प्रजातंत्र का एक मजबूत स्तंभ है। अब माननीय राष्ट्रपति जी भारत के संविधान के इतिहास पर प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे और लोकसभा कैलेंडर 2020 भारत का संविधान एक्ट 70 देश की सर्वोच्च विधि की रचना के उत्सव को समर्पित करेंगे। इसके पूर्व मैं माननीय राष्ट्रपति महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे स्मारक सिक्के एवं डाक टिकट को जारी करने का कष्ट करें। धन्यवाद। अब माननीय राष्ट्रपति जी भारत के संविधान के इतिहास पर प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे और लोकसभा कैलेंडर 2020 भारत का संविधान एक्ट 70 देश की सर्वोच्च विधि की रचना के उत्सव को समर्पित करेंगे। ये विश्व के सबसे बड़े हस्तलिखित संविधान के 70 साल की यात्रा का सजीव डिजिटल चित्रण है। संविधान दिवस की वर्षगांठ पर लोकसभा सचिवालय के संग्रहालय एवं अभिलेखागार की ओर से संसद के ज्ञानपीठ भवन में डिजिटल प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। संविधान निर्माण के 70 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर भारत सरकार संविधान से समरसता उत्सव के तौर पर मना रही है। इस मौके पर लगी इस प्रदर्शनी में संविधान के निर्माण से लेकर संविधान को अपनाने तक के सभी पहलुओं को दृश्य श्रव्य माध्यम से दर्शाया गया है। प्रदर्शनी में संविधान सभा के प्रथम सत्र और प्रारूप समिति के बनने से लेकर संविधान के लागू होने तक की पूरी कहानी पेश की गई है। प्रदर्शनी में मौलिक कर्तव्यों को प्रमुखता दी गई है और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के संविधान के बारे में विचारों को भी दिखाया गया है। इस विशेष प्रदर्शनी के साथ साथ संसदीय ग्रंथालय में संरक्षित संविधान की मूल प्रति को भी माननीय संसद सदस्य और अन्य महानुभाव देख सकते हैं।
अब माननीय राष्ट्रपति जी सभा को संबोधित करेंगे। इसके पूर्व माननीय राष्ट्रपति जी इस अवसर पर स्टाम्प जारी करेंगे। मैं उनसे अनुरोध करूंगा। अब माननीय राष्ट्रपति जी सभा को संबोधित करेंगे। उपराष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, लोकसभा अध्यक्ष जी, संसदीय कार्य मंत्री, माननीय सांसदगण, आप सबको तथा देश और विदेश में रहने वाले भारत के सभी लोगों को भारत के संविधान की 70वीं वर्षगांठ की हार्दिक बधाई। ठीक 70 साल पहले आज ही के दिन इसी सेंट्रल हॉल में संविधान सभा के सदस्यों के माध्यम से हम भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया था। सन 2015 में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 125वीं जयंती वर्ष के दौरान भारत सरकार ने 26 नवंबर के दिन को प्रतिवर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। यह हमारे संविधान के प्रमुख शिल्पी के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने की दिशा में एक सराहनीय पहल थी। आज पहली बार दोनों सदनों के सदस्यों की भागीदारी के साथ हम सब संविधान दिवस को सेंट्रल हॉल में मना रहे हैं। इस ऐतिहासिक अवसर का साक्षी और प्रतिभागी होना हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है। हमारे संविधान निर्माताओं ने अपने ज्ञान, विवेक, दूरदर्शिता और परिश्रम द्वारा एक ऐसा कालजयी और जीवंत दस्तावेज तैयार किया जिसमें हमारे आदर्शों और आकांक्षाओं के साथ साथ हम सभी भारतवासियों का भविष्य भी संरक्षित है। भारत का संविधान विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का आधार ग्रंथ है। यह हमारे देश की लोकतांत्रिक संरचना का सर्वोच्च कानून है जो निरंतर हम सबका मार्गदर्शन करता रहता है। यह संविधान हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था का उद्गम भी है और आदर्श भी। हम भारतवासियों में सभी स्रोतों से मिलने वाले अच्छे विचारों का स्वागत करने के साथ साथ अपनी भारतीयता को बनाए रखने की परंपरा रही है। हमारी यही सांस्कृतिक विशेषता हमारे संविधान के निर्माण में भी झलकती है। हमने विश्व के कई संविधानों में उपलब्ध उत्तम व्यवस्थाओं को अपनाया है। साथ ही हजारों वर्षों से चले आ रहे हमारे जीवन मूल्यों और स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों ने भी हमारे संविधान पर अपनी छाप छोड़ी है। हमारा संविधान भारत के लोगों के लिए, भारत के लोगों द्वारा निर्मित, भारत के लोगों का संविधान है। यह एक राष्ट्रीय दस्तावेज है जिसके विभिन्न सूत्र भारत की प्राचीन सभाओं व समितियों, लिच्छवी तथा अन्य गणराज्यों और बौद्ध संघों की लोकतांत्रिक प्रणालियों में भी पाए जाते हैं। असाधारण सूझबूझ से युक्त डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में संविधान सभा ने विभिन्न विचारधाराओं के संतुलन व समन्वय का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति ने कुल 141 बैठकों में असाधारण विवेक, ईमानदारी, साहस और परिश्रम से संविधान को मूर्त रूप प्रदान किया।
हमारे संविधान में भारतीय लोकतंत्र का दिल धड़कता है। इस जीवंतता को बनाए रखने के लिए संविधान निर्माताओं ने भावी पीढ़ियों द्वारा समयानुसार आवश्यक समझे जाने वाले संशोधनों के लिए भी प्रावधान शामिल किए। माननीय सांसदगण, आज भारतीय लोकतंत्र की मिसाल पूरे विश्व में दी जाती है। इसी वर्ष हमारे देशवासियों ने 17वें आम चुनाव में भाग लेकर विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को संपन्न किया है। इस चुनाव में 61 करोड़ से अधिक लोगों ने मतदान किया। मतदान में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों के लगभग बराबर रही। 17वीं लोकसभा में आज तक की सबसे बड़ी संख्या में 78 महिला सांसदों का चुना जाना हमारे लोकतंत्र की गौरवपूर्ण उपलब्धि है। महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी स्थायी संसदीय समिति में आज 100% सदस्यता महिलाओं की है। यह एक महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन है जिसमें आने वाले कल की सुनहरी तस्वीर झलकती है। 70 वर्ष की अवधि में भारतीय संविधान ने जो उपयोगिता व सम्मान हासिल किया है उसके लिए सभी देशवासी बधाई के हकदार हैं। साथ ही केंद्र व राज्य सरकार के तीनों अंग अर्थात विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका सराहना के पात्र हैं। संघ और राज्यों के तालमेल को आगे बढ़ाते हुए सहकारी संघवाद यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म तक की हमारी यह यात्रा संविधान की गतिशीलता का उदाहरण है। 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में अपना अंतिम भाषण देते हुए डॉक्टर आम्बेडकर ने कहा था कि संविधान की सफलता भारत की जनता और राजनीतिक दलों के आचरण पर निर्भर करेगी। भय, प्रलोभन, राग द्वेष, पक्षपात और भेदभाव से मुक्त रहकर शुद्ध अंतःकरण के साथ कार्य करने की भावना को हमारे महान संविधान निर्माताओं ने अपने जीवन में पूरी निष्ठा व ईमानदारी से अपनाया था। उनमें यह विश्वास जरूर रहा होगा कि उनकी भावी पीढ़ियां अर्थात हम सभी देशवासी भी उन्हीं की तरह इन जीवन मूल्यों को उतनी ही सहजता और निष्ठा से अपनाएंगे। आज इस पर हम सबको मिलकर आत्मचिंतन करने की जरूरत है। माननीय सदस्यगण, डॉक्टर आम्बेडकर ने संविधान सभा के अपने एक भाषण में संवैधानिक नैतिकता अर्थात कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी के महत्व को रेखांकित करते हुए इस बात पर जोर दिया था कि संविधान को सर्वोपरि सम्मान देना तथा वैचारिक मतभेदों से ऊपर उठकर संविधान सम्मत प्रक्रियाओं का पालन करना संवैधानिक नैतिकता का सार तत्व है। सरकार के तीनों अंगों, संवैधानिक पदों को सुशोभित करने वाले सभी व्यक्तियों, सिविल सोसाइटी के सदस्यों तथा सभी सामान्य नागरिकों द्वारा संवैधानिक नैतिकता का पालन किया जाना अपेक्षित है। हमारे संविधान के अनुसार प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य है कि वह संविधान के आदर्शों और संस्थाओं का आदर करे, आज़ादी की लड़ाई के आदर्शों को दिल में संजोए रखे और उनका पालन करे, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध है, हमारी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। इनके अतिरिक्त संविधान में नागरिकों के अन्य कर्तव्यों का भी उल्लेख किया गया है। कर्तव्य और अधिकार के विषय में गांधी जी ने कहा था कि अधिकारों की उत्पत्ति का सच्चा स्रोत कर्तव्यों का पालन ही है। यदि हम सब अपने कर्तव्यों का पालन करें तो अधिकारों को ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन यदि हम कर्तव्यों को पूरा किए बिना अधिकारों के पीछे दौड़े तो वह मृग मारीचिका के पीछे पड़ने जैसा ही व्यर्थ सिद्ध होगा। हमारी संसद ने मूल कर्तव्यों के प्रावधानों को संविधान में शामिल करके यह स्पष्ट किया है कि नागरिकों को अपने अधिकारों के बारे में सचेत रहने के साथ साथ अपने कर्तव्यों के प्रति भी जागरूक रहना है। मूल कर्तव्य नागरिकों को उनकी नैतिक जिम्मेदारी का एहसास भी कराते हैं। हमारे संविधान की प्रस्तावना मूल अधिकारों, निदेशक तत्वों और मूल कर्तव्यों में संविधान की अंतरात्मा को देखा जा सकता है। माननीय सांसदगण, अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।
हमारे संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मूल अधिकार भी है और सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखने तथा हिंसा से दूर रखने का कर्तव्य भी। अतः अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का गलत अर्थ लगाकर यदि कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचाने जा रहा है तो उसे ऐसे हिंसात्मक व अराजकतापूर्ण काम से रोकने वाले व्यक्ति जिम्मेदार नागरिक कहलाएंगे। जरूरत इस बात की है कि हम सब अपने कर्तव्यों को निभाकर ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करें जहां अधिकारों का प्रभावी संरक्षण हो सके। मानववाद की भावना का विकास करना भी नागरिकों का एक मूल कर्तव्य है। सबके प्रति संवेदनशील होकर सेवा करना इस कर्तव्य में शामिल है। मैं इसका एक उदाहरण देना चाहता हूँ। गुजरात की श्रीमती मुक्ताबेन डगली का मैं उल्लेख करूँगा, जिनको इसी वर्ष राष्ट्रपति भवन में पद्मश्री से सम्मानित करने का मुझे सुअवसर मिला। वे बचपन में ही अपनी आंखों की रोशनी खो देने के बावजूद उन्होंने अपना जीवन दूसरों के कल्याण में समर्पित किया। उन्होंने अनेक दृष्टिबाधित बेटियों के जीवन में प्रकाश फैलाया। अपनी संस्था के माध्यम से वह भारत के अनेक राज्यों की नेत्रहीन महिलाओं के जीवन में आशा की किरण फैला रही हैं। ऐसे नागरिक सही अर्थों में हमारे संविधान के आदर्शों को यथार्थ रूप देते हैं। वे राष्ट्र निर्माता कहलाने के हकदार हैं। माननीय सांसदगण, आप सभी सांसदों ने विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखने तथा भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखने की शपथ ली है। आप सबकी तरह राष्ट्रपति के रूप में मैंने भी अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करने तथा भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहने की शपथ ली है। हम सबको अपनी शपथ व प्रतिज्ञा को निरंतर ध्यान में रखने की जरूरत है। भारत के नागरिक और मतदाता सभी अपने जनप्रतिनिधियों से ये अपेक्षा रखते हैं कि उनके कल्याण से जुड़े मुद्दों का समाधान उनके प्रतिनिधिगण अवश्य करेंगे। अधिकांश लोग अपने सांसदों से कभी मिल भी नहीं पाते, परंतु वे सभी आप सबको अपनी आशाओं और आकांक्षाओं का संरक्षक मानते हैं। इस आशा और विश्वास का सम्मान करते हुए जन सेवा में निरत रहना हम सभी की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। लोकतंत्र के इस पावन मंदिर में आकर जन सेवा का अवसर मिलना बड़े सौभाग्य की बात होती है। संविधान द्वारा हमारे सम्मुख प्रस्तुत किया गया सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य और आदर्श है सभी नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय तथा प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराना। संविधान निर्माताओं द्वारा सुनिश्चित किए गए समान अवसर के बल पर ही आज मुझे राष्ट्रपति के रूप में संसद की इस ऐतिहासिक बैठक को संबोधित करने का अवसर मिला है। हमारे संविधान में समावेशी समाज के निर्माण का आदर्श भी है और इसके लिए समुचित प्रावधानों की व्यवस्था भी। आज संविधान संशोधन जैसे शांतिपूर्ण माध्यम के जरिए क्रांतिकारी परिवर्तन की व्यवस्था देने वाले संविधान निर्माताओं के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करने का दिन है। पिछले कुछ वर्षों में समावेशी विकास के हित में किए गए संवैधानिक संशोधनों को पारित करने के लिए आप सभी सांसद बधाई के हकदार हैं। हमारे देश में हर प्रकार की परिस्थिति का सामना करने के लिए संविधान सम्मत रास्ते उपलब्ध हैं। इसलिए हम जो भी कार्य करें उसके पहले ये जरूर सोचें कि क्या हमारा कार्य संवैधानिक मर्यादा, गरिमा व नैतिकता के अनुरूप है। मुझे विश्वास है कि इस कसौटी को ध्यान में रखकर अपने संवैधानिक आदर्शों को प्राप्त करते हुए हम सब भारत को विश्व के आदर्श लोकतंत्र के रूप में सम्मानित स्थान दिलाएंगे। आइए आज ये संकल्प लें कि हम भारत के लोग अपने संविधान के आदर्शों को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहेंगे और करोड़ों देशवासियों के सपनों को साकार करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।
बहुत बधाई आपको। देख रहे हैं संविधान दिवस समारोह, अभी जिसका समापन राष्ट्रपति के अभिभाषण से हुआ है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री अब सबसे मिलते हुए, गृह मंत्री अमित शाह जी से मिलते हुए राष्ट्रपति, कुछ मंत्रणा, कुछ विचार, कुछ बातचीत। आज ऐतिहासिक पल, ऐतिहासिक क्षण, संविधान दिवस समारोह की सीधी तस्वीरें आप लोकसभा टीवी पर देख रहे हैं। सभी मंत्रीगणों और सांसदों से भेंट करते हुए राष्ट्रपति, और भेंट करने के पश्चात सभा स्थल से बाहर की ओर कूच करेंगे। अब बता दें, संविधान दिवस का ये विशेष समारोह संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री भी सभी से भेंट करते हुए इस पूरे कार्यक्रम को संसदीय कार्य मंत्री के स्वागत भाषण से इसका प्रारंभ हुआ। लोकसभा अध्यक्ष ने संबोधित किया, प्रधानमंत्री ने संबोधित किया, और अब देख सकते हैं ये विहंगम दृश्य। संसदीय कार्य मंत्री आप देख सकते हैं टेलीविज़न स्क्रीन पर। संसद के केंद्रीय कक्ष से बाहर आते राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, संसदीय कार्य मंत्री, एक वृहद और एक विशिष्ट कार्यक्रम का भी समापन हुआ है। संविधान दिवस समारोह संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में आयोजित किया गया। जिसका स्वागत भाषण संसदीय कार्य मंत्री ने दिया और उसका समापन अभिभाषण राष्ट्रपति द्वारा दिया गया। लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित किया। आप अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री संसद भवन के केंद्रीय कक्ष से बाहर जाते हुए एक ऐतिहासिक कार्यक्रम का अभी समापन हुआ है संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में। हम आपको बता दें कि 1949 में आज ही के दिन यानी 26 नवंबर को अंगीकार किया गया था भारत का संविधान, और 2015 में बाबा साहब अम्बेडकर उनकी 125वीं जयंती के अवसर पर इस दिवस को संविधान दिवस के रूप में मनाने की परंपरा का शुभारंभ किया गया। राष्ट्रपति अपने वाहन की ओर बढ़ते हुए कुछ क्षण में उनका काफिला कूच कर जाएगा राष्ट्रपति भवन की ओर।
ऐतिहासिक पल, ऐतिहासिक क्षण, ऐतिहासिक अवसर और ऐतिहासिक समारोह। और राष्ट्रपति का काफिला संसद भवन परिसर से निकलता हुआ राष्ट्रपति भवन की ओर कूच करता हुआ, और अब देख सकते हैं प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति और संसदीय कार्य मंत्री बातचीत करते हुए, मंत्रणा करते हुए, लोकसभा अध्यक्ष साथ में मौजूद। एक ऐतिहासिक अवसर है आज, क्योंकि संविधान दिवस मना रहा है पूरा राष्ट्र, और इस अवसर पर संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में एक विशिष्ट समारोह आयोजित किया गया। और अब अपने वाहन की ओर बढ़ते हुए उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू जी। आज एक विशेष अवसर इसलिए भी है क्योंकि राज्यसभा 250वां सत्र उसका चल रहा है, और इस उपलक्ष्य में भी रोल ऑफ राज्यसभा इन इंडियन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पुस्तक का विमोचन केंद्रीय कक्ष में, संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में किया।